हाँ प्यारे विद्यार्थियों, अपन पढ़ रहे 11th क्लास का टॉपिक कोशिका। कोशिका में अपने इससे पहले प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में पढ़ लिया है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में अपने जीवाणु कोशिका को पढ़ा है। जीवाणु कोशिका की संरचना के बारे में भी पढ़ा है कि जीवाणु कोशिका में कौन कौन सी संरचनाएं होती हैं, उनके क्या मुख्य विशेष जो लक्षण है या उनके कार्य है, उनके बारे में अपने पढ़ा है। जीवाणु कोशिका के बारे में अपने आदिम केंद्रक उपस्थित होता है, केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका उपस्थित नहीं होती हैं। ये चीजें अपने सारी पढ़ ली हैं। आज नया टॉपिक है ससीम केंद्र की कोशिका, ससीम केंद्र की कोशिका, या इसको कहते हैं यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका। तो चलिए शुरू करते हैं अपन। क्या होती है यूकैरियोटिक कोशिका, ये किन जीवों में होती है? तो यूकैरियोटिक कोशिका देखिए अपने प्रोकैरियोटिक कोशिका में भी पढ़ा था। फर्स्ट बेटा इसके नाम में ही इसकी डेफिनेशन है यू, और कैरियन से मिलकर बना है ये यू प्लस कैरियन से मिलकर यूकैरियोटिक बना है। यू का मीन्स बेटा इंग्लिश में ट्रू होता है और कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। तो ऐसी कोशिकाएं जिसमें ट्रू न्यूक्लियस यानी सत्य केंद्रक पाया जाता है। सत्य केंद्रक या अपन कह सकते हैं विकसित प्रकार का केंद्रक पाया जाता है। सत्य केंद्रक या विकसित केंद्रक किसे कहेंगे? जिसमें केंद्र की सभी संरचनाएं उपस्थित हो। केंद्र की संरचनाओं में मुख्यतः कौन कौन है? देखिए ऐसा केंद्रक जिसमें केंद्रक झिल्ली उपस्थित हो, केंद्रक झिल्ली उपस्थित होती है केंद्रक में, और केंद्रक के भीतर केंद्रिका भी उपस्थित होगी। ऐसे केंद्र को कहते हैं सत्य केंद्रक। और इनमें जो आनुवंशिक पदार्थ हैं, आनुवंशिक पदार्थ गुणसूत्रों के रूप में, आनुवंशिक पदार्थ जो डीएनए है वह कई गुणसूत्रों के रूप में व्यवस्थित, कई गुणसूत्रों के रूप में व्यवस्थित होता है। जैसे मानव का जो आनुवंशिक पदार्थ है, अपने आनुवंशिक पदार्थ जो है उसमें 46 गुणसूत्र होते हैं, यानी कि आनुवंशिक पदार्थ 46 गुणसूत्र के रूप में व्यवस्थित होता है। तो यूकैरियोटिक कोशिका या ससीम केंद्र की कोशिका पढ़ रहे हैं। यूकैरियन ट्रू न्यूक्लियस, ऐसी कोशिका जिसमें सत्य या विकसित प्रकार का केंद्रक पाया जाता है, उन्हें ससीम केंद्र की कोशिकाएं कहते हैं। अविकसित प्रकार का केंद्रक या सत्य केंद्रक किसे कहेंगे? ऐसा केंद्रक जिसके चारों ओर दोहरी झिल्ली उपस्थित हो, यानी केंद्रक द्रव्य एक झिल्ली द्वारा परिबद्ध हो, उसमें केंद्रिका उपस्थित हो और आनुवंशिक पदार्थ डीएनए जो है गुणसूत्रों के रूप में व्यवस्थित होता है। ससीम केंद्र की कोशिका पढ़ रहे हैं। तो दूसरा बेटा इसमें पहले तो हो गया सत्य केंद्र को उपस्थित होता है, फिर इसके बाद बेटा ये जो कोशिकाएं हैं किस प्रकार के जीवों में पाई जाती हैं, तो इसके जो उदाहरण है बेटा कौन कौन से जीवों में पाई जाती है, तो आपको याद रखना है। एक अपने पढ़ी बेटा पहले प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है RH विटेकर के वर्गीकरण का जो पहला जगत है मोनेरा जगत, वो सारे जीव कैसे प्रोकैरियोटिक है। एक जगत को छोड़कर, मोनेरा को छोड़कर सही सारे जो चारों जगत हैं, प्रोटिस्टा, कवक, प्लांटी और एनिमेलिया, चारों जगत की कोशिकाएं कैसी होती हैं? यूकैरियोटिक प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। तो आपको लिखना है इसमें इसके उदाहरण, यानी किन किन में ये होती है। फर्स्ट प्रोटिस्टा जगत, प्रोटिस्टा जगत, कवक में फंजाई, तीसरा पादप जगत प्लांटी, और चौथा जंतु जगत। सभी जंतुओं में, सारे एनिमल में किस प्रकार की कोशिकाएं होती हैं? यूकैरियोटिक कोशिकाएं। इनमें किस प्रकार की कोशिकाएं होती हैं? यूकैरियोटिक कोशिकाएं। ये सारे जीव जो हैं यूकैरियोट्स हैं, यूकैरियोटिक सेल्स इनमें पाई जाती हैं। तो चार जगतों में यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। उससे पहला जो जगत अपने पढ़ा मोनेरा, उसमें प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। इसके बाद बेटा यूकैरियोटिक कोशिका की अपन लक्षणों की बात करें, तो यूकैरियोटिक जो कोशिकाएं हैं इनमें झिल्लीबद्ध कोशिकांग पाए जाते हैं। इससे पहले अपने पढ़ा था प्रोकैरियोटिक कोशिका, उसमें झिल्लीबद्ध कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। तो याद रखना प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं उसमें सभी झिल्लीबद्ध कोशिकांग पाए जाते हैं। झिल्लीबद्ध कोशिकांग क्या होते हैं? झिल्लीबद्ध कोशिकांग यानी कोशिका में पाई जाने वाले ऐसे कोशिकांग
जो एक विशेष झिल्ली द्वारा आवृत होते हैं या झिल्ली द्वारा घिरे हुए होते हैं। ये कोशिकांग जो झिल्ली से घिरे हुए या इन्हें कहते हैं झिल्ली से परिबद्ध आवरण या झिल्ली से आवृत कोशिकांग, झिल्ली से घिरे हुए कोशिकांग पाए जाते हैं। अब ये कोशिकांग जो झिल्ली से घिरे हुए होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक ऐसे कोशिकांग जो एक ही झिल्ली से घिरे होते हैं और कुछ ऐसे कोशिकांग हैं जो दोहरी झिल्ली यानी दो झिल्लियों से घिरे हुए होते हैं। तो इस आधार पर ये वापस दो प्रकार के होते हैं बड़ा। एक है दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग और दूसरा हो जाएगा एकल झिल्ली वाले का मतलब है एकल झिल्ली से घिरे हुए कोशिकांग। तो आपको याद रखना बेटा यूकैरियोटिक कोशिका में एकल झिल्ली से घिरे हुए और दोहरी झिल्ली से घिरे हुए दोनों प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं। मतलब मैंने लिखा है झिल्लीबद्ध कोशिकांग पाए जाते हैं। जानकारी के लिए बता दूं कि झिल्लीबद्ध कोशिकांग दो प्रकार के होते हैं, एक दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग, एकल झिल्ली वाले कोशिकांग। छोटे छोटे कंपटीशन के जो एग्जाम है पियोन के वगैरह उसमें यहाँ तक क्वेश्चन पूछे गए बिल्कुल सिंपल है कि इनमें से कौन सा दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग है या कौन सा कोशिकांग एकल झिल्ली से परिबद्ध है या कौन सा कोशिकांग जिसके चारों कोई झिल्ली नहीं होती है उन्हें कहेंगे झिल्ली रहित कोशिकांग। इसके बाद अपन वो पढ़ेंगे कि कौन कौन से कोशिकांग झिल्ली रहित कोशिकांग है। तो पहले बेटा दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग कौन कौन से समझ में आ गया कि दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग के चारों ओर दोहरी झिल्ली उपस्थित होती है यानी कोशिकांग है उसके चारों ओर डबल मेम्ब्रेन उपस्थित होती है। ये दोहरी झिल्ली वाले हैं। एकल झिल्ली वाले में कोशिकांग के चारों ओर सिंगल लेयर या सिंगल मेम्ब्रेन होती है। तो इसके तीन उदाहरण ध्यान रखने दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग के बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक है केंद्रक न्यूक्लियस, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी दोहरी झिल्ली से परिबद्ध कोशिकांग हैं, और तीसरा है लवक जिसे कहते हैं प्लास्टिड। तो दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग कितने हो गए? तीन कोशिकांग हैं, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया और लवक। एकल झिल्ली से परिबद्ध जो कोशिकांग हैं ये कौन कौन से बेटा? एक अंतःप्रद्रवी जालिका, अंतःप्रद्रवी जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा गोल्जी काई, गोल्जी बॉडी, तीसरा है लाइसोसोम। ये सारे झिल्लीबद्ध कोशिकांग हैं और एकल झिल्लीबद्ध कोशिकांग हैं। चौथा गैस रिक्तिका, ये जो कोशिकांग है बेटा अंतःप्रद्रवी जालिका, गोल्जी काई, लाइसोसोम, गैस रिक्तिका, स्फीरोसोम, ये सारे जो एकल झिल्ली वाले कोशिकांग और ये दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग सारे कोशिकांग यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। क्लियर? अब नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे बेटा झिल्ली रहित कोशिकांग। ये झिल्लीबद्ध कोशिकांग हो गए। अब झिल्ली रहित कोशिकांग यूकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्ली रहित कोशिकांग भी पाए जाते हैं। इससे पहले अपने प्रोकैरियोटिक पढ़ा था, तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में भी झिल्ली रहित कोशिकांग पाया जाता है, लेकिन एक ही झिल्ली रहित कोशिकांग था राइबोसोम। और राइबोसोम भी दो प्रकार के होते हैं, लेकिन उसमें से प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में एक ही प्रकार का राइबोसोम जो सितरेस प्रकार का है वो ही पाया जाता है। तो इधर ये झिल्ली रहित कोशिकांग भी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। अब कौन कौन से होते हैं झिल्ली रहित कोशिकांग? झिल्ली रहित कोशिकांग किसे कहेंगे बेटा? जिनके चारों ओर कोई झिल्ली नहीं हो, ऐसे कोशिकांग जो झिल्ली से परिबद्ध नहीं हो या जिनके चारों ओर कोई आवरण या झिल्ली नहीं हो, कोई झिल्ली या आवरण नहीं हो, ऐसे कोशिकांग को कहेंगे झिल्ली रहित कोशिकांग। तो तीन प्रकार के कोशिकांग है बेटा। झिल्ली रहित कोशिकांग कितने हैं? तीन हैं। एक मुख्य राइबोसोम, ये राइबोसोम दो प्रकार का होता है,
सेडिमेंटेशन के आधार पर एक 70S प्रकार का और एक 80S प्रकार का। ये दोनों प्रकार के जो झिल्ली रहित राइबोसोम है, झिल्ली रहित कोशिकांग राइबोसोम यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। इससे पहले अपने प्रोकैरियोटिक कोशिका में पढ़ा था कि झिल्ली रहित कोशिकांग पाए जाते हैं कौन सा, सिर्फ राइबोसोम, और राइबोसोम में भी 70S प्रकार का राइबोसोम प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। यूकेरियोटिक कोशिकाओं में दोनों प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। दूसरा कोशिकांग है बेटा केंद्र के भीतर पाए जाने वाला केंद्रिका, ये भी झिल्ली रहित कोशिकांग है, न्यूक्लियोलस, और ये मैंने लिखा था कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता है। यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रिका और राइबोसोम दोनों प्रकार के पाए जाते हैं। तीसरा कोशिकांग है बेटा तारक काय, जो तारक केंद्रों से बना है, या ऐसे लिखते हैं तारक केंद्र। ये भी यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। झिल्ली रहित कोशिकांग है, इसमें पाए जाते हैं। ये सारे कोशिकांग यूकैरियोटिक कोशिका में, यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट। क्लियर बेटा? झिल्ली रहित कोशिकांग और झिल्लीबद्ध कोशिकांग। झिल्लीबद्ध कोशिकांग दोहरी झिल्ली वाले, एकल झिल्ली वाले यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं, और झिल्ली रहित कोशिकांग में राइबोसोम, केंद्रिका और तारकाय तीनों प्रकार के झिल्ली रहित कोशिकांग यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं। अब देखिए बेटा नेक्स्ट, यूकैरियोटिक कोशिकाएं जो हैं कुछ कोशिकांगों की उपस्थिति या कुछ संरचनाओं के आधार पर अलग अलग प्रकार की होती हैं, यानी कि मुख्यतः दो प्रकार में इसको बांटते हैं, यानी यूकैरियोटिक कोशिकाएं पादप की और यूकैरियोटिक कोशिका जंतु की। तो यूकैरियोटिक कोशिकाएं दो प्रकार की हैं, एक पादप कोशिका और जंतु कोशिका। मुख्य डिफरेंस क्या है, किस आधार पर इनको बांटा है? तो यूकैरियोटिक जो कोशिकाएं हैं बेटा, इसमें क्या याद रखना आपको, पादप कोशिका में क्या क्या कोशिकांग होते हैं और यूकैरियोटिक कोशिका में कौन सा कोशिकांग होता है। यूकैरियोटिक कोशिका, पादप कोशिका, ये भी यूकैरियोटिक कोशिका है, और जंतु कोशिका। मुख्यतः इन दोनों कोशिकाओं के विशिष्ट जो लक्षण है वो याद रखना है बेटा। कोशिकांगों के आधार पर है, बिल्कुल सिंपल है बेटा, कंफ्यूज नहीं होना है। ये तो है ही पादपों में पाई जाने वाली कोशिकाएं पादप कोशिकाएं हैं, और ये जंतुओं में होगी जंतु कोशिका। तो मुख्य जो डिफरेंस है इसमें, एक तो है बेटा कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति। एक है बेटा लवक, कोशिका भित्ति, लवक, लवक। कोशिका भित्ति, लवक और रिक्तिका, रिक्तिकाएं, बड़ी रिक्तिकाएं। ये जो चीजें बेटा कोशिका भित्ति पादप कोशिका में पाई जाती हैं, लवक भी पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं, रिक्तिकाएं बड़ी जो गैस रिक्तिकाएं होती हैं वह पादप कोशिकाओं में ये तीनों संरचनाएं पाई जाती है, लेकिन ये जंतु कोशिकाओं में अनुपस्थित होती हैं। तो इसमें आपको क्या याद रखना बेटा, ये जो संरचना है, ये जो कोशिकांग है, ये पादप कोशिका में पाई जाती है। ये किसमें उपस्थित होती हैं? पादप कोशिका में प्रेजेंट। ये पादप कोशिका में क्या होती हैं? प्रेजेंट होती हैं, और ये जंतु कोशिका में एब्सेंट होती हैं। ये याद रखना आपको। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में जो मुख्य डिफरेंस है, कोशिका भित्ति, लवक और रिक्तिका पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं, और ये तीनों संरचनाएं जंतु कोशिका में एब्सेंट होती हैं। अब ऐसी कोई संरचना जो जंतु कोशिका में होती है और पादप कोशिका में नहीं होती है, तारक काय, तारक काय याद रखना आपको। तारक काय जो है वह जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है, ठीक है। तारक काय जंतु कोशिका में प्रेजेंट और पादप कोशिका में एब्सेंट। तो यूकैरियोटिक कोशिका बेटा पादप कोशिका, जंतु कोशिका। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति, लवक और रिक्तिका पाई जाती हैं। ये तीनों संरचनाएं जंतु कोशिका में एब्सेंट होती हैं। तारक काय ऐसा कोशिकांग है जो सिर्फ जंतु कोशिका में ही प्रेजेंट होता है, पादप कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है। तो ये अपने बेटा यूकैरियोटिक कोशिका की मुख्य मुख्य बातें थी, बिल्कुल सिंपल है।
ऐसी कोशिका जिसमें सत्य केंद्रक पाया जाता है, ये किन किन जगत या किन किन जीवों में पाई जाती हैं। फिर बेटा इसमें झिल्लीबद्ध कोशिकांग पाए जाते हैं। झिल्लीबद्ध कोशिकांग कौन कौन सा, ये अपने पढ़ा है। फिर झिल्ली रहित कोशिकांग ये पढ़ा है, कौन कौन से झिल्ली रहित कोशिकांग है जो यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। फिर अपन ने पढ़ा बेटा यूकेरियोटिक कोशिका जो पादप कोशिका और कोशिका जंतु कोशिका। अब अपन पढ़ेंगे बेटा इन जो कोशिकांग हैं, सबसे पहले पढ़ेंगे कोशिका भित्ति के बारे में, फिर पढ़ेंगे कोशिका झिल्ली के बारे में। दो मुख्य कोशिकांग है। इसके बाद केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, अंतःप्रोधीय जालिका, इनके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। तो आज अपन इस यूकेरियोटिक कोशिका के साथ अपन पढ़ते बेटा कोशिका भित्ति टॉपिक। कौन सा? कोशिका भित्ति। तो देखिए कोशिका भित्ति या शेल वॉल। कोशिका भित्ति या सेल वॉल, देखिए बेटा ये कोशिका का आवरण होता है। इससे पहले जस्ट पढ़ा ही अपने कि ये जो है कोशिका भित्ति है, पादप और जंतु कोशिकाओं में से किस में पाई जाती है? पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, जंतु कोशिकाओं में एब्सेंट होती है। तो बेटा कोशिका भित्ति है, ये क्या सबसे पहले याद रखना है, लिखना है आपको, पादप कोशिकाओं में उपस्थित। पादप कोशिकाओं में उपस्थित, पादप कोशिकाओं के साथ साथ अन्य कुछ जीव है उनके उनमें भी उपस्थित होती हैं, जैसे जीवाणु हैं, आर्कीबैक्टीरिया है, प्रोटिस्टा है, प्रोटिस्टा में जैसे क्राइसोफाइटा है, डाइनोफ्लैजेलेट है, उसमें ये उपस्थित होती है। इनके बारे में अपन अलग अलग पढ़ेंगे बेटा। तो जंतु और पादप कोशिकाओं में अपन ये किसमें उपस्थित होती है? पादप कोशिकाओं में। कोशिका भित्ति क्या होती है? तो आपको लिखना बेटा कि कोशिका भित्ति जो है पादप कोशिका या कुछ अन्य जीवों के जो कोशिकाएं हैं, उन कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण दृढ़ तथा निर्जीव परत का बना होता है, उसे क्या कहेंगे? कोशिका भित्ति। तो क्या लिखना बेटा? कुछ जीवों की कोशिकाओं में, कुछ जीवों की जो सेल्स हैं का बाहरी जो आवरण है, बाहरी आवरण कैसा होता है? दृढ़। दृढ़ मीन्स मजबूत, मोटा, और निर्जीव आवरण होता है। निर्जीव आवरण होता है, उस आवरण को क्या कहेंगे? कोशिका भित्ति कहते हैं। जंतु कोशिकाओं में ये नहीं पाई जाती हैं, पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है। अब देखिए कोशिका भित्ति जो बेटा, अब मैंने लिखा कुछ जीवों में होती है। तो कुछ जीवों में किन किन जीवों में कोशिका भित्ति होती है? पादप के अलावा और किन जगत के जीवों में कोशिका भित्ति होती है? तो देखिए बेटा कोशिका भित्ति जो है पादप कोशिकाओं में होती है। एक चीज ध्यान रखना, पादप कोशिकाओं का बाहरी आवरण, पादप कोशिकाओं का बाहरी आवरण क्या है? कोशिका भित्ति। और जंतु कोशिका का बाहरी आवरण होता है कोशिका झिल्ली। तो अब देखिए कोशिका भित्ति किन किन में पाई जाती है और किन में एब्सेंट होती है। कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति 11th क्लास अपने देर का बड़ा, ये देखिए अनुपस्थित, किन जीवों में अनुपस्थित होती हैं? तो सबसे पहले आपको याद रखना है किसमें एब्सेंट होती हैं? जंतुओं में। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति एब्सेंट होती है। दूसरा औपंक कवक, औपंक कवक स्लाइम मोल्ड्स, औपंक कवक में अनुपस्थित होती है। प्रोटिस्टा का वर्ग है बेटा औपंक कवक या स्लाइम मोल्ड। प्रोटोजोआ, यह भी प्रोटिस्टा जगत का वर्ग है। प्रोटोजोआ इनमें अनुपस्थित होती हैं। और यूग्लिनॉइड, यूग्लिनॉइड यानी यूग्लिना, यूग्लिनॉइड वर्ग में भी कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। तो कोशिका भित्ति किन किन जीवों में पाई जाती है? कोशिका भित्ति किन किन जीवों में पाई जाती है बेटा? तो कोशिका भित्ति उपस्थित किस में होती है? कोशिका भित्ति उपस्थित आवड़ा। तो कोशिका भित्ति जंतु कोशिका में नहीं होती है, औपंक कवकों में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है, प्रोटोजोआ में नहीं होती है और यूग्लिनॉइड में नहीं होती है। उपस्थित किन किन में होती है? तो पहला लिखना बेटा आपको पादप कोशिका। चलो शुरू से जगत वाइज चलावन। मोनेरा जगत में कोशिका भित्ति होती है, अपने पढ़ा पहला प्रोकैरियोट में मोनेरा जगत। मोनेरा जगत में अपने जीवाणु के बारे में पढ़ा है। तो जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? कल ही पढ़ा अपने प्रोकैरियोटिक में पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई कोशिका भित्ति होती है। तो जीवाणु में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। दूसरी बेटा
आर्की जीवाणु में कोशिका भित्ति होती है। तीसरा, प्रोटिस्टा का जो क्राइसोफाइटा वर्ग है, क्राइसोफाइटा में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। डाइनोफ्लैजिलेट में उपस्थित होती है। डाइनोफ्लैजिलेट। कवकों में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है और बेटा पादपों में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। तो कोशिका भित्ति इनमें उपस्थित होती है और इनमें अनुपस्थित होती है। एक चीज और बेटा ध्यान रखना है कि कोशिका भित्ति किस किस की बनी होती है। छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाता है कंपटीशन में भी। तो जीवाणु की कोशिका भित्ति कल ही पढ़ा बेटा, किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी। पेप्टिडोग्लाइकन की बनी, या इसे लिखते हैं बेटा म्यूरिन भी कहते हैं, म्यूरिन की बनी। आर्की जीवाणु की कोशिका भित्ति अपने मोनेरा जगत में पढ़ा था, किसकी बनी होती है? पॉलीसेकेराइड की। पॉलीसेकेराइड प्लस ग्लाइकोप्रोटीन की। पॉलीसेकेराइड प्लस ग्लाइकोप्रोटीन की कोशिका भित्ति इसमें देखने को मिलती है आर्की जीवों में। क्राइसोफाइटा जो है प्रोटिस्टा जगत का वर्ग है क्राइसोफाइटा और डाइनोफ्लैजिलेट। इनमें जो कोशिका भित्ति होती है, क्राइसोफाइटा में कोशिका भित्ति सेल्यूलोज और सिलिका की बनी होती है। सेल्यूलोज और सिलिका की अपने पढ़ा था सुनहरे शैवाल, इनकी कोशिका भित्ति कैसी होती है? सोप बॉक्स जैसी होती है। कोशिका भित्ति कैसी होती है? साबूदानी के समान क्राइसोफाइटा की कोशिका भित्ति होती है। सुनहरे शैवाल या डाइटमी मृदा का निर्माण भी कोशिका भित्ति के द्वारा ही होता है। क्राइसोफाइटा के जो जीव हैं वो मरने के पश्चात समुद्र में ये डाइटम्स जो हैं, इनमें जो सिलिका होता है, सिलिका क्या होता है? इसका विघटन नहीं होता है और समुद्र में रेत के रूप में स्थित जमा होता रहता है। उस मृदा को डाइटमी मृदा कहते हैं, ये अपने पढ़ा है बेटा। तो क्राइसोफाइटा की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज और सिलिका की बनी होती है। इससे इनकी कोशिका भित्ति का जो शेप है वो सोप बॉक्स के समान होता है, साबूदानी के समान होता है। फिर डाइनोफ्लैजिलेट, ये भी प्रोटिस्टा जगत का वर्ग है। डाइनोफ्लैजिलेट की कोशिका भित्ति भी सेल्यूलोज की प्लेट का बना होता है, सेल्यूलोज पट्टिका है। इसमें कोशिका भित्ति किसकी होती है बेटा? सेल्यूलोज की पट्टिकाएं होती है कोशिका भित्ति में। अब कवक है, कवक और पादप, इन कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। काइटिन प्लस पॉलीसेकेराइड, काइटिन प्लस पॉलीसेकेराइड की बनी कोशिका भित्ति कवकों में होती है। पादप की बात करें बेटा तो पादप में शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज की। पेक्टिन की, ठीक है। और पादप की बात करें बेटा, देखिए शैवाल में उच्च पादप, शैवाल निम्न पादप है और उच्च पादप की कोशिका भित्ति में लिग्निन भी होता है, सुबेरिन भी पाया जाता है, ठीक है। तो ये पादपों की कोशिका भित्ति मुख्यतः सेल्यूलोज, मुख्य घटक जो है सेल्यूलोज है। उसके बाद बड़ा हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन, लिग्निन, सुबेरिन, प्रोटीन आदि की बनी होती है। तो कोशिका भित्ति में अपने क्या पढ़ा है? पादपों कोशिका भित्ति जो है बड़ा कुछ जीवों की कोशिका का सबसे बाहरी आवरण निर्जीव, दृढ़ और मोटा होता है और ये कोशिका भित्ति कहलाती है। जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती है, पादप कोशिकाओं में ही कोशिका भित्ति पाई जाती है। पादपों के अलावा जीवाणु में कोशिका भित्ति होती है, आर्की जीवाणु में कोशिका भित्ति होती है, क्राइसोफाइटा में कोशिका भित्ति होती है, डाइनोफ्लैजिलेट, कवक और पादपों में कोशिका भित्ति यानी कोशिका के बाहर कोशिका भित्ति पाई जाती है। ये किन किन पदार्थों की बनी होती है इंपॉर्टेंट है, ये मैंने लिखा है बेटा, इनको याद करना है कि कौन सी भित्ति, कौन से जीव की भित्ति, कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। इसके बाद अपन बेटा पादपों की जो कोशिका भित्ति है उसके बारे में थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे। अपने सिलेबस में दे रखा है कि पादप की कोशिका भित्ति जो है उसकी संरचना के बारे में दे रखा है। पादप कोशिका भित्ति में 3 भाग होंगे, प्राथमिक भित्ति, द्वितीयक भित्ति और तृतीयक भित्ति। पादपों की जो कोशिकाएं हैं एक दूसरे से आपस में जुड़ी होती हैं, सटी होती हैं, ठीक है। तो पादपों की कोशिका भित्ति किस प्रकार एक दूसरे के पास में स्थित होती हैं और इन कोशिका भित्ति में, इन 2 पादप कोशिकाओं की कोशिका भित्तियों के बीच में जो सीमेंटिंग लेयर होती है
वो किसकी बनी होती है और उसको क्या कहते हैं, इसके बाद अपन ये पढ़ने वाले बेटा। तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो ये बेटा पादप की जो कोशिका भित्ति है, पादप कोशिका भित्ति, सेल वॉल, प्लांट सेल वॉल। देखिए पहले समझिए बेटा, हाँ इधर देखिए बेटा, देखिए पादप की जो कोशिका भित्ति है, ये क्या कोशिकाएं हैं, पादप कोशिकाएं हैं, 1 2 और 3, 3 कोशिकाएं ली है मैंने। सभी कोशिकाएं क्या होती है बेटा, आपस में एक दूसरे से जुड़ी होती है। पादप की कोशिकाएं जो है आपस में क्या होती है, एक दूसरे से जुड़ी होती है बेटा। तो देखिए इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, पादप की कोशिका भित्ति में 3 भाग होते हैं बेटा। सबसे बाहर की तरफ प्राथमिक भित्ति, प्राथमिक भित्ति, प्राइमरी वॉल, इसको क्या लिखते हैं बेटा, प्राइमरी वॉल। प्राइमरी वॉल जो है क्या है बेटा, ये सबसे बाहर मैंने जो पतली लाइन बनाई है बेटा, कोशिका भित्ति की सबसे बाहरी जो परत होती है वह प्राथमिक भित्ति कहलाती है। और ये प्राथमिक भित्ति जो है प्रारंभिक अवस्था में पादप की जो कोशिका विभाजन के दौरान भी बनती है और उसके पश्चात भी बनती है। तो ये प्राथमिक भित्ति जो होती है पतली, कैसी होती है, पतली और प्रत्यास्थ होती है, यानी इसमें फैलने की क्षमता भी कुछ मात्रा में होती है। तो प्राथमिक भित्ति जो है बड़ा पतली और प्रत्यास्थ होती है। प्राथमिक भित्ति किसकी बनी होती है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, इसका रासायनिक जो संगठन है ये सेल्यूलोज, मुख्यतः सेल्यूलोज की बनी होती है। इसके साथ हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन और प्रोटीन की बनी होती है। ये मुख्य पदार्थ है, इनसे बनी हुई प्राथमिक भित्ति होती है। ये सबसे बाहर स्थित होती है। बाहर का मीन्स है कि ये कोशिका झिल्ली जो होती है, कोशिका झिल्ली के बाहर तृतीयक भित्ति आएगी, फिर द्वितीयक भित्ति और सबसे बाहर की तरफ प्राथमिक भित्ति आती है। पतली होती है, प्रत्यास्थ होती है, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन और प्रोटीन की ये बनी होती है। ठीक है बेटा, इसमें ये याद रखना है। और एक चीज और है कि प्राथमिक भित्ति यानी कोशिका, पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण क्या हो गया, कोशिका भित्ति का सबसे बाहरी आवरण प्राथमिक भित्ति है। तो अभी अपन पढ़ेंगे इसमें कि देख इसमें कि ये इस कोशिका की प्राथमिक भित्ति है, इस कोशिका की प्राथमिक भित्ति ये है, इसकी प्राथमिक भित्ति ये है। तो पादप कोशिकाओं की प्राथमिक जो भित्ति है या पादप कोशिका है, ये प्रत्यक्ष रूप से दूसरी कोशिका से जुड़ी होती है क्या, डायरेक्टली जुड़ी हुई है क्या किसी कोशिका से, तो प्रत्यक्ष रूप से पादप कोशिका प्राथमिक भित्ति द्वारा दूसरी कोशिका की प्राथमिक भित्ति से नहीं जुड़ी होती है। तो बीच में क्या स्थित होता है, बीच में की सीमेंटिंग लेयर है। अरे बीच में क्या है बेटा, एक सीमेंटिंग लेयर दिख रही है आपको, जो क्या कर रही है, दो पादप कोशिकाओं को जोड़ती है। इसको कहते हैं मध्य पटलिका या मिडल लेमिला। इसको क्या कहेंगे, मध्य पटलिका। ये क्या करता है बेटा, तो दो पादप कोशिकाओं को, ये क्या करता है, मध्य पटलिका पादप कोशिकाओं को जोड़ने का कार्य करता है, पादप कोशिकाओं को जोड़ता है। जोड़ने का काम कौन करता है, मध्य पटलिका। मध्य पटलिका के द्वारा
कोशिकाएं जो है पादप की कोशिकाएं अप्रत्यक्ष रूप से आपस में जुड़ी होती हैं। दूसरी चीज इसमें एक इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि ये किसकी बनी होती है, मध्य पटलिका किसका बना होता है, तो याद रखना बेटा कैल्शियम पेक्टेट और मुख्यतया मैग्नीशियम पेक्टेट की बनी होती है। इसमें भी याद रखना है कि कैल्शियम पेक्टेट की मात्रा ज्यादा होती है मध्य पटलिका में, मैग्नीशियम पेक्टेट की मात्रा कैल्शियम पेक्टेट की तुलना में कम होती है। तो सीमेंटिंग लेयर जो होती है दो पादप कोशिकाओं के बीच में समझ में, इसको कहते हैं मध्य पटलिका या मिडल लेमिला। मिडल लेमिला पादप कोशिकाओं को अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्टली आपस में जोड़े रखती हैं। इसका संगठन जो है, रासायनिक संगठन कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट है मुख्यतः। इसमें भी कैल्शियम पेक्टेट मैग्नीशियम पेक्टेट की तुलना में ज्यादा होता है। ठीक है, तो दो चीजें हो गई। प्राथमिक भित्ति के बाद बड़ा दूसरा जो स्तर है, ये जो मोटा स्तर मैंने बताया, ये है द्वितीयक भित्ति। द्वितीयक भित्ति, देखिए द्वितीयक भित्ति प्राथमिक भित्ति के अंदर की तरफ स्थित है। ये जो स्तर है मोटा होता है, कैसा होता है, मोटा। और मोटा क्यों हो जाता है, क्योंकि सेल्यूलोज जो है, जैसे कोशिका की प्रारंभिक अवस्था में प्राथमिक भित्ति होती है, और कोशिका, इसमें यह भी याद रखना है कि प्राथमिक भित्ति का जो स्तर है कोशिका के परिपक्वन के साथ छोटा होता जाता है। परिपक्वन के साथ क्या हो जाता है, धीरे धीरे प्राथमिक भित्ति वाला स्तर छोटा होता जाता है। क्यों, क्योंकि जैसे ही कोशिका परिपक्व होती है, कोशिका क्या होगी, परिपक्वन होने के साथ साथ इसमें जो सेल्यूलोज के अणु हैं, सेल्यूलोज के वृहद अणु, सेल्यूलोज के वृहद अणु जो है बेटा, वो सघन रूप से व्यवस्थित होते हैं। वो सघन रूप से यानी कंडेंस रूप से व्यवस्थित हो गए, तो ये स्तर कैसा होगा, मोटा होगा। सघन रूप से व्यवस्थित होने के कारण द्वितीयक जो भित्ति है वो प्राथमिक भित्ति की तुलना में मोटी होती है और ये दृढ़ भी होती है। प्राथमिक भित्ति, ये द्वितीयक भित्ति। अब इसका जो रासायनिक संगठन है बेटा, द्वितीयक भित्ति का रासायनिक जो संगठन है किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज, हेमिसेल्यूलोज, पेक्टिन और इनके अलावा, यानी प्राथमिक भित्ति का जो संगठन है ये तो इसमें उपस्थित है। इसके अलावा कुछ कोशिकाओं की द्वितीयक भित्ति में लिग्निन भी उपस्थित होता है, तो लिग्निन के कारण ये और मोटा स्तर हो जाता है। तो समझ में आया बेटा, प्राथमिक भित्ति, द्वितीयक भित्ति। एक स्तर और होता है भीतर की तरफ, पतला स्तर होता है, वो कुछ कोशिकाओं में ही होता है, तृतीयक भित्ति। तृतीयक भित्ति, तृतीयक भित्ति किस में होता है बेटा, ये सिर्फ और सिर्फ जिम्नोस्पर्म यानी अन्नावर्त बीजी जो पादप है, जिम्नोस्पर्म, ये अपन लिखते हैं अन्नावर्त बीजी पादपों की वाहिनिकाओं में, ये जल संवहनी कोशिकाएं होती है, वाहिनिकाएं जल का संवहन करती हैं। उन वाहिनिकाओं की जो कोशिका भित्ति होती है, उन कोशिका भित्ति में भीतर की तरफ जाइलिन का बना, जाइलेन, XYLN, जाइलेन से बना, जाइलन से बना तृतीयक भित्ति स्तर पाया जाता है। तो ये कोशिका भित्ति की संरचना है, संगठन है। और मध्य पटलिका इंपॉर्टेंट है बेटा कि मध्य पटलिका या मध्य मिडिल लेमिला क्या होता है, पादप कोशिकाओं को जोड़ने वाला एक सीमेंटिंग लेयर होती है, कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट का बना होता है। प्राथमिक भित्ति पतली और प्रत्यास्थ होती है, जो प्रारंभिक अवस्था में, कोशिका की प्रारंभिक अवस्था में और कोशिका विभाजन के दौरान भी बनता है। द्वितीय पटलिका कोशिका परिपक्व होने के साथ साथ प्राथमिक जो भित्ति है वह स्तर छोटा होता जाता है और इसमें जो सेल्यूलोज के वृहद अणु सघन रूप से व्यवस्थित होने के कारण ये द्वितीयक भित्ति मोटा स्तर बनता है। इसमें लिग्निन का जमा हो जाता है। ये तृतीयक भित्ति जो है जिम्नोस्पर्म की वाहिनिकाएं जो जल संवहनी कोशिकाएं हैं उसमें पाई जाती हैं और तृतीयक भित्ति मुख्यतः जाइलन की बनी होती है, इसमें जाइलन भी उपस्थित होता है। तो ये क्लियर, यहां तक क्लियर बेटा। अब देखिए एक संरचना और है, फिर पढ़ेंगे अपन कोशिका भित्ति के कार्य और ये टॉपिक पूरा हो रहा है। तो कोशिका भित्ति में ये मैंने देखो सूक्ष्म छिद्र बनाए हैं या जो चैनल बनाए हैं, ये जो मैंने चैनल बनाए बेटा ये क्या है, ये जो सूक्ष्म छिद्र या चैनल बनाए हैं इनको कहते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा। इनको क्या कहते हैं, प्लाज्मोडेस्मेटा। क्या होता है प्लाज्मोडेस्मेटा बेटा, प्लाज्मोडेस्मेटा पादप कोशिकाओं में पाई जाने वाले चैनल या सूक्ष्म छिद्र हैं। पादप कोशिकाओं में पाए जाने वाले सूक्ष्म छिद्र या चैनल हैं, ये भित्ति में होते हैं, कोशिका भित्ति में। तो ये क्या करते हैं बेटा, ये समीपस्थ कोशिकाओं के मध्य पदार्थों या आयनों का आदान प्रदान करने का कार्य इन छिद्रों से होकर होता है। तो प्लाज्मोडेस्मेटा क्या है, ये नलिकीय संरचना है, सूक्ष्म
नलिकीय संरचना है जो क्या करता है बेटा, पदार्थों का आदान प्रदान होता है। इनसे होकर क्या होता है बेटा, एक कोशिका से दूसरी कोशिका में पदार्थों का आदान प्रदान, पदार्थों का क्या होता है बेटा, आदान प्रदान। प्लाज्मोडेस्माटा इंपॉर्टेंट है, पूछ ले तो क्या है, पादप कोशिकाओं में की कोशिका भित्ति में पाई जाने वाले सूक्ष्म छिद्र या चैनल होते हैं जिससे होकर एक कोशिका पास स्थित कोशिका से संबंधित होती है या पास स्थित कोशिकाओं के मध्य इनमें क्या होता है, संबंध स्थापित होता है। क्लियर है पादप कोशिका। अब लास्ट टॉपिक बच्चा बेटा पादप कोशिका का, पादप कोशिका भित्ति का इसके कार्य, पादप कोशिका भित्ति के कार्य, कोशिका भित्ति के कार्य, कोशिका भित्ति के कार्य सिंपल है बेटा। सबसे बाहरी मोटा आवरण है तो ये क्या करता है, कोशिका को आकार प्रदान करता है, कोशिका को निश्चित आकार प्रदान करना, कोशिका को निश्चित आकार प्रदान करना। दूसरा बेटा ये जो कोशिकांग है, कोशिका के भीतर जो कोशिकांग हैं उनकी क्या करता है, यांत्रिक हानि से, यांत्रिक हानि से क्या करेगा, आंतरिक हानि से सुरक्षा करता है, यांत्रिक हानि से बचाव करता है। तीसरा बेटा ये संक्रमण से भी बचाता है, कोशिका के संक्रमण से क्या करता है, ये स्तर बचाव करता है। और बेटा ये क्या करता है, निकटस्थ कोशिकाओं के मध्य है, निकटस्थ या समीपस्थ कोशिकाओं के मध्य संपर्क बनाए रखता है, यानी इनके मध्य इनमें उपस्थित प्लाज्मोडेस्माटा द्वारा पदार्थों का आदान प्रदान होता है। और बेटा क्या काम करती है कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति द्वारा और क्या काम होता है, पदार्थों का आकार प्रदान करना, यांत्रिक हानि से सुरक्षा करती है, संक्रमण से बचाती है और पदार्थ अन्य कोशिका के मध्य संपर्कित रहती हैं। ठीक है बेटा, ये अपने आज पढ़ा है कोशिका के बारे में। यूकेरियोटिक कोशिका, यूकेरियोटिक कोशिका उदाहरण, फिर अपने पढ़ा बेटा झिल्लीबद्ध कोशिका में पाए जाते हैं, झिल्ली रहित कोशिका में पाए जाते हैं। यूकेरियोटिक कोशिका दो प्रकार की, पादप कोशिका, जंतु कोशिका में मुख्य डिफरेंस पढ़ा है बेटा अपने। ठीक है, ये कोशिका भित्ति के बारे में पढ़ा है। कोशिका भित्ति किन जीवों में अनुपस्थित होती है, इनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, इनमें पाई जाती है, और किन किन पदार्थों की बनी होती हैं। फिर अपने पढ़ा बेटा कोशिका भित्ति की संरचना और इसके रासायनिक संगठन के बारे में, प्लाज्मोडेस्माटा के बारे में, और कोशिका भित्ति के कार्य, कोशिका भित्ति के कार्य। तो क्लियर बेटा, कोशिका वाला चैप्टर चल रहा है। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली से संबंधित मत या सिद्धांत, कोशिका झिल्ली के कार्य, ये पढ़ेंगे। फिर उसके बाद अपन एक एक कोशिकांग करके पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, ये सेशन अच्छा लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब भी करना है, ताकि और जो दूसरे विद्यार्थी है बेटा कंपटीशन की तैयारी करने वाले और 11th क्लास में पढ़ने वाले, उनको भी ये इसका फायदा मिले, वो भी बेटा इसको समझें। ओके बेटा।